फरमाइएगा, ब्रॉडशीट मामले पर जो कमेटी राही जिस शख्सियत को सौंपी गई है उस पर अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातों ने एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन लगा दिया, एक बहुत बड़ा सवाल या निशान लग गया है, लेकिन हुकूमत भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अगर एतराजात वहीं के वहीं रहते हैं और जिस शख्सियत को सरबराही सौंपी गई है वो इस मामले की तहकीकात को आगे लेकर बढ़ते भी हैं, आपको लगता है कि साफ और शफाफ तहकीकात हो सकेंगी फिर इस तरह से? तो ये एक बड़ी दरख्शां रिवायत है हमारी जुडिशरी की, जिस पर अमल होना चाहिए। जस्टिस साहब को खुद अपने आप को इससे अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि धूल बहुत उड़ गई है। धूल इतनी उड़ी है कि हमें जस्टिस साहब का जो करियर है वो भी नज़र नहीं आ रहा। अगर चलो कहते हैं कि जरदारी साहब के केस में पेश हुए थे, के खिलाफ पेश हुए थे, शौकत खानम के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में हैं, उसके अलावा नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर रहे, उस ज़माने में रहे जब ब्रॉडशीट बन रहा था, GIT के उसमें कायम रहे, पनामा केस का, बहुत सी चीज़ें मुतनाज़ा हैं जिसमें फैसले भी आए। तो मेरा ख्याल है बेहतर ये होगा अदलिया के लिए भी और जस्टिस साहब के लिए, उनका कैरियर है उसके लिए भी, कि उसके सैलग हो जाए, वरना तहकीकात मुतनाज़ा रहेंगी। तारिक साहब, आप किसी एक शख्सियत को पाकिस्तान में आज बता दीजिए जो गैर मुतनाज़ा है या उसको रहने दिया गया है। हमें ये बात समझनी होगी कि अगर तो हमने ये तहकीकात करवानी है, नंबर एक, सेनेट का मैं सुन रहा था कि जी कोल कमेटी बना, सेनेट क्या करेगी इस केस में? तकरीरें करनी उन्होंने, तकरीरें तो अभी कर रहे हैं वो, ये प्रोफेशनल का काम है, प्रोफेशनल्स के लिए हायर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस के रिटायर्ड जज, आज हमने सिर्फ जस्टिस अजमत शेख पे उंगली नहीं उठाई, हमने पाकिस्तान के तमाम जो निज़ाम अदल है इस सब को हमने जीरो करके रख दिया है इसमें। और इसमें बदकिस्मती से जो सोशल एक्टिविस्ट हैं तमाम पार्टियों के वो शामिल है इसमें। उनको बाकायदा, मेरा अपना ये ख्याल ये हो सकता है मैं गलत हूँ, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, बाकायदा मुहिम के तहत उनको ये लगाया गया इस काम के ऊपर। अब ये बताइए कौन सी ऐसी शख्सियत है हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है हाई कोर्ट से होकर रिसेंट हिस्ट्री में, जिनका किसी न किसी से ताल्लुक नहीं रहा? अगर वो वकील थे तो किसी न किसी का वकील रहे होंगे, किसी के खिलाफ रहे होंगे, कहीं ना कहीं तो काम किया होगा इसमें। फिर इस सारे मामले को देखिए, जो टारगेट क्या है, ब्रॉडशीट बहुत कसूरवार लोग हैं इसमें, इसका बिल्कुल सामने आना चाहिए, लेकिन नैब एज ए होल जिम्मेदार नहीं है। इसमें इंडिविजुअल्स की गलतियां हैं, ब्लेंडर्स हैं, कुछ जानबूझ के लोगों ने किए हैं, कुछ उनसे हुए हैं, जो कुछ भी है ये सामने आना चाहिए इस चीज को, नंबर एक। नंबर दो, जो अपोजिशन नुक्ता नजर आप देख लीजिए, चाहे वो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, दूसरे लोग हैं, उन सबको अगर नुक्ता नजर हम मान लेते हैं तो आज क्या हम ये कहना चाहते ये हैं कि इसको हम यहाँ पर रोक दें, जो था जिससे पहले शहजाद साहब का बहुत है, इसमें मट्टी पावर आगे चलते जाए हम लोग सारे, किसी न किसी स्टेज पे तो आपको सब ये खोल के सामने लाना है। और इसमें ये एक ऐसा केस है जिसमें क्रॉस द बोर्ड तकरीबन तमाम लोग ही इसमें इनके नाम आ रहे हैं बीच में, चाहे वो मिलिट्री रूलरशिप थी या पीपल्स पार्टी थी, नून लीग थी या PTI है। तो ये जो मेरा ख्याल है कि इसको हम खोल के रख ले अपने सामने, सबके सामने आ जाए, जो लोग जिसमें कसूरवार हैं उनके सामने आ जाए, नाम आ जाए बीच में, छुप तो सकेगा नहीं, चाहे वो किसी को लगा। फैसला भी याद है 3:2 का, और उस पर ऑब्जेक्शन भी सामने आई थी ऑपोजिशन की जानिब से, जिन जजेस के हवाले से जो फैसला था वो खिलाफ दिया गया था। वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि ये पनामा से भी बड़ा स्कैंडल है, यानी कि पनामा प्लस, और तनकीद करते हुए उन्होंने जस्टिस क़य्यूम अली का नाम ले लिया ऑपोजिशन को बात करते हुए। अगर इस तरह से उनका बयान रहता है, मतलब वो भी अपने फैसले पर कायम रहते हैं कि सरबराही नहीं चेंज की जाएगी, तो फिर कैसे मुमकिन है शफाफ तहकीकात? तो मुतनाज़ रहेगा मामला फिर। बिल्कुल यही अभी तक नजर आ रहा है ज़रियाब, ये बात दुरुस्त है। हत्ता ये कि आपने क्योंकि पनामा का भी जिक्र किया, तो पनामा में भी मुझे लगता है और शुरू से हर कोई इस बात का हामी रहा है कि पनामा में सिर्फ नवाज शरीफ साहब या शरीफ फैमिली के नाम नहीं थे, दीगर लोगों के भी नाम थे। और उस वक्त बात ये हुई थी कि जी हम शुरू टॉप से करेंगे, यानी प्राइम मिनिस्टर से करेंगे, देन प्राइम मिनिस्टर, और उनके बाद फिर दीगर के हवाले से भी स्क्रूटिनाइज उनको भी किया जाएगा। तो मुझे लगता है वही बात, ये भी मैं इसी हवाले से आपके तवज्जुह से ये भी रिआइटरेट करना चाहती हूँ कि अगर वो बात थी तो मुझे लगता है उसको भी उसी तरह से आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि नवाज शरीफ साहब वापस आए और अपने केसेस का सामना करें, एब्सकॉन्डर हैं वो फ्रॉम द लीगल सिस्टम एंड कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, लेकिन हैविंग सेड दैट दीगर भी नामों को प्रोब किया जाए जो कि उस स्कैंडल में थे। अच्छा, अब बात ये है कि ये जो ब्रॉडशीट वाला मामला है, बिल्कुल मैं 100% अग्री करती हूँ। जो हमारे साथी ये भी कह रहे थे कि इस पे कंसेंसस होना चाहिए, वरना कंसेंसस के बगैर तो पॉइंट ही कोई नहीं है। वाकई ये बात कंट्रोवर्शियल रह जाएगी। ये एब्सोल्युटली, इसमें कोई शक नहीं है कि ऑपोजिशन के साथ बैठकर फिर फैसला करना चाहिए था कि इसका सरबरा कौन हो, इस कमीशन में जो मेंबरान है वो कौन हो। अब मेंबरान के बारे में भी दीगर का यही कहा जा रहा है कि वो भी जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब जो हैं वो फैसला करेंगे कि दीगर मेंबरान कौन हो। नहीं, मुझे लगता है ये ऑपोजिशन गवर्नमेंट
दोनों के कंसेंसस से, पार्लियामान के कंसेंसस से ये फैसला होना चाहिए था। अच्छा, लेकिन मुझे ये इसमें भी शक नहीं था कि जैसे ही अजमत सईद साहब का इसमें नाम आया तो कोई भी चीज ये इंसान प्रिडिक्ट कर सकता था, कोई भी, मुझे लगता है मोस्ट ऑफ अस कुड हैव प्रेडिक्टेड दिस, कि इसको ऑलरेडी ऑब्जेक्शनेबल इसके ऊपर बना दिया जाएगा कि जी इनको क्यों हायर किया गया है। अब उनके खिलाफ जो है वो मनफी ट्रेंड्स भी चलना शुरू हो गए हैं। उनकी जो एक जैसे कहते हैं उनकी कैरेक्टर के हवाले से भी बातें शुरू हो गई हैं कि ये है और वो बायस्ड है वगैरह वगैरह। मुझे लगता है ये भी बहुत ज्यादती की बात है कि हम इसको ऑलरेडी प्रीएम्प्ट करके इसको मुतनाज़े बना रहे हैं। मतलब ये आई डोंट थिंक दिस इज जस्टिफाइड। वाकई ये मामला बहुत बड़ा है और अगर मैं ऑनेस्टली इसके ऊपर बात करूं तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा कि सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से तहकीकात हो। ठीक है, ब्रॉडशीट ने इल्जाम लगाया कि इनको नवाज शरीफ साहब या शरीफ फैमिली ने ब्राइब ऑफर की थी, लेकिन उसके अलावा उन्होंने दीगर बातें भी बहुत सारी बताई हैं। बहुत सारे ऐसे हकायक हैं जैसे जनरल मुशर्रफ के दौर में एक जुड़वा, यहाँ तक कि शहजाद अकबर बाबर साहब का भी जो है वो भी तबसरा कर दिया गया है कि वो भी उनका भी तबसरा किया गया है कि जी कट मांगा गया वगैरह वगैरह। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी के हवाले से तहकीकात हो, लेकिन जनरल मुशर्रफ का जो दौर है उसको ओवरलुक कर दिया जाए। ठीक है, मतलब पॉइंट आपका कि आप भी मतलब इसी चीज को एंडोर्स करें कि कंसेंसस के साथ अगर ये मामला आगे बढ़ता तो जरा बेहतर रहता। मुजम्मिल साहब, अपने कमेटी ने ये मामला उठाया था कि हम इस मामले को टेकअप करना चाह रहे हैं, तहकीकात होनी चाहिए, तो जब उन्होंने कह दिया तो फिर बैठकर एक कमीशन जो है वो एक कमेटी तश्कील देती जाती, जरा मुशावरत। जब कोई बंदा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर होता है तो वो सबसे पहले रजिस्ट्रार को, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को अपने क्लाइंट्स की लिस्ट देता है कि भाई मैं इन लोगों का क्लाइंट रहा हूँ, इनके केसेस मुझे मत दिए जाएं। और ये इंसाफ का बुनियादी तकाजा है कि वो दौरान वकालत अगर किसी का वकील रहा है तो फिर दौरान जज बनने के बाद अपने उस क्लाइंट का केस नहीं वो सुन सकता। ये बेसिक प्रिंसिपल है जस्टिस का। अब आप मुझे ये बताएं कि जब नैब अजमत सईद साहब का क्लाइंट रहा है और वो उसके वकील रहे हैं तो वो उसकी तहकीकात कैसे कर सकती हैं? तो इंसाफ के बुनियादी फ़लसफ़े के ही ख़िलाफ़ हो गया। और रोज़ाना जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस लगाए जाते हैं वो ओथ लेने के बाद सबसे पहले रजिस्ट्रार को अपने क्लाइंट्स की लिस्ट देते हैं, अजीज़ों के रिश्तेदारों की लिस्ट देते हैं कि इनके केसेस मुझे मत लगाए जाएँ, और ये कॉमन प्रैक्टिस है। इसी तरह मैं समझता हूँ अजमत सईद साहब के क्लाइंट्स की लिस्ट भी पता होनी चाहिए। और फिर ये कितना ज़रूरी मामला है कि जो शौकत खानम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर हो उसे ही कमीशन का सरबराह लगाया जाए, और पाकिस्तान में कोई और रिटायर्ड जज अवेलेबल ही नहीं है जिसको कमीशन का सरबराह लगाया जाए, और सिर्फ शौकत खानम के बोर्ड ऑफ गवर्नर से ही हम जज ले सकते हैं। और फिर ये भी बड़ा अजीब मामला है कि अजमत सईद साहब जब ये तहकीकात कर रहे होंगे तो ऐसा होगा जैसे शीश महल में होंगे और उन्हें चारों तरफ अजमत सईद ही नज़र आ रहे होंगे। इधर बैठ के वो पूछेंगे कि नैब ने ये 2000 में ऐसा क्यों किया, और फिर कुर्सी के दूसरी तरफ जाकर बैठ के बताएंगे कि जी नैब ने ये इसलिए किया। फिर कुर्सी के इस तरफ बतौर जज के तौर पे आके बैठ जाएंगे और कहेंगे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर कुर्सी के उस तरफ जाके बतौर मुल्ज़म बैठ जाएंगे कि नहीं हमें ऐसा ज़रूर करना चाहिए था। ये निज़ाम इंसाफ का इससे खूबसूरत मजाक नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि मैं वो पढ़ना नहीं, मैं वो शेर पढ़ना नहीं चाहता जी, मैं वो शेर पढ़ना नहीं चाहता कि कौन शीश महल में दाखिल हुआ और उसको चारों तरफ कौन ही नजर आने लग गया और उसको फिर सब लगा कि सब तरफ मैं ही मैं हूँ। तो इसलिए मेरा मतलब है कि इससे खूबसूरत मजाक कौम के साथ और इंसाफ के साथ तो हो ही नहीं सकता था। और शेख रशीद साहब फिक्रा का